हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको पढ़ाया था धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाओं और प्रथाओं के बारे में। उससे पहले हमने संकेत और प्रतीक के बारे में बताया था। तो आज हम आपको लेक्चर न प्रोवाइड करके यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी मिलेगी, जिससे आप वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो वो भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बात किया जा रहा है, द इंडियन पीजेंट अपरूटेड पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए आर्गबन, ऑप्शन बी मार्गरेट मीड, ऑप्शन सी थॉमस एंड जेनन की, या ऑप्शन डी पीए सोरोकिन। तो द इंडियन पीजेंट अपरूटेड पुस्तक किसकी है? ऑप्शन बी आंसर रहेगा, मार्गरेट मीड की है। आई होप सो आप सभी को पता होगा। जिन्हें नहीं पता है वो इस बुक को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये बुक पूछी गई है कि द इंडियन पीजेंट अपरूटेड पुस्तक किसकी है? मार्गरेट मीड की है। आइए आप आगे कुछ अन्य बुक को समझते हैं, जानते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे पहले आर्गबन की कुछ मुख्य पुस्तक के बारे में बात करते हैं। सोशल चेंज किसकी है? आर्गबन की है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटीज़ किसकी है? ये भी आर्गबन की है। अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? आर्गबन की है। तो ये 3 बुक यहाँ पे अभी मुख्य बता दी गई हैं। बाकी आगे क्वेश्चंस जैसे ही आपके आते रहेंगे तो आपको और अन्य बुक के बारे में बता दिया करेंगे, जिससे कि आपकी सारी बुक्स कवर हो जाए। तो सारी बुक्स एक जगह पे आप नोट करते जाइएगा, और ये सभी बुक पूछी गई हैं, चाहे वो सोशल चेंज हो, अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी हो, ये किसकी है? आर्गबन की है। ठीक है। वहीं मार्गरेट मीड की बात किया जाए तो पीछे आपको एक बुक बता चुके हैं, द इंडियन पीजेंट अपरूटेड, मार्गरेट मीड। दूसरी कमिंग ऑफ एज ऑफ समोवा, सेक्स एंड टेम्परामेंट, रूथ बेनेडिक्ट, ये काफ़ी बार पूछी गई है। मेल एंड फीमेल आ स्टडी ऑफ सेक्स इन द चेंजिंग वर्ल्ड किसकी? मार्गरेट मीड की है। वहीं पीए सोरोकिन की बुक की बात की जाए तो सोशल एंड कल्चर डायनेमिक, द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी, ये सब तीनों बुक किसकी है? पीए सोरोकिन की है। तो आप इन सबको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बिरसा का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? ऑप्शन ए मुंडा आंदोलन, ऑप्शन बी ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन सी संथान आंदोलन, या ऑप्शन डी राजमोहिनी देवी आंदोलन। तो ये सभी आंदोलन जनजातीय आंदोलन है। ठीक है, जनजाति आंदोलन है। और इन आंदोलन का बिरसा का संबंध किससे था? तो बिरसा का संबंध मुंडा आंदोलन से था। अब आइए मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, संथाल आंदोलन, राजमोहिनी देवी आंदोलन और अन्य जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं उन सबको भी एक संक्षिप्त रूप से पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्रमुख जनजातीय आंदोलन जो भारत में हुए हैं, पहला है रमोशी विद्रोह, जो कि हुआ 1822 से 1829 के बीच में। इसका नेतृत्व किसने किया? तो सरदार चित्तर सिंह ने किया था। और इसके क्षेत्र की बात की जाए तो कहाँ पे ये विद्रोह हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। दूसरा विद्रोह की बात की जाए तो भील विद्रोह, जो कि 1825 से 1831 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सेवाराम भील ने किया था। इसके क्षेत्र की बात की जाए तो पश्चिमी घाट के बिलौने नवीन अंग्रेजी कानून के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। वहीं आगे अन्य विद्रोह की बात की जाए तो कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धू भगत, जोआ भगत और गंगा नारायण ने किया था। और इसका क्षेत्र क्या था? तो छोटे नागपुर क्षेत्र में नशीली दवाओं पे जब प्रतिबंध लगाया गया तो इसके कारण कोल जनजाति ने क्या किया? विद्रोह किया। उसे ही कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। वहीं खासी विद्रोह की बात की जाए जो 1833 में हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। और इसका क्षेत्र देखो जयंतिया क्षेत्र था। उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने नवीन मार्ग बनाने के लिए कहा और खासी जनजाति को बेगारी करने के लिए मजबूर किया, और इसके विरुद्ध विद्रोह किया खासी जनजाति ने। इसीलिए इसको खासी विद्रोह के नाम से जाना गया। इसका नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने किया। और संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो 1855 में इसका नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या था? तो बिहार के राजमहल जिले में क्या हुआ था? अत्यधिक एक तो भूमिकर था, दूसरा पुलिस दमन के कारण इन लोगों ने संथाल जनजातियों ने विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया। और नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने। वहीं छठा बात किया जाए मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 से 1900 के बीच हुआ था।
इसका नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने, जो कि पीछे क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका क्षेत्र क्या था? तो बिहार के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा सामूहिक खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए मुंडा विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो बिहार के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। और उसके अलावा ताना भगत आंदोलन की बात की जाए तो यह 1914 से 1920 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर और चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया था। वहीं राजमोहिनी देवी आंदोलन की बात की जाए जो 1951 में हुआ था, इसका नेतृत्व राजमोहिनी देवी ने किया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासी महिलाओं को स्वतंत्रता व स्वायत्तता निश्चित करना, साथ में अंधविश्वास और मदिरापान की समस्याओं का उन्मूलन करना भी था। आई होप सो बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको आंदोलन ये सभी समझ में आए होंगे। इनको एक पास नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें पढ़ लीजिएगा। कुछ ना कुछ आंदोलन आपके, जैसे सामाजिक आंदोलन एक आपका टॉपिक भी दिया हुआ है यूजीसी नेट में, इसमें सामाजिक सुधार आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, कई सारे आंदोलन पूछे जाएंगे। तो कोई भी आंदोलन पूछा जा सकता है। जैसे कि पिछला हमने क्वेश्चन जो दिया बिरसा आंदोलन के से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन से, तो इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। सभी एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आप इसका PDF ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स और रूसो, ऑप्शन बी हॉब्स, लॉक और रूसो, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और अरस्तु, ऑप्शन डी डार्विन और रूसो। तो बताइए सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे आंसर रहेगा हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है इसे क्या कहते हैं? दूसरा क्या होता है? दूसरा हॉब्स, लॉक और रूसो ने इसके विषय पे क्या कहा है, लेकिन यहाँ पे हमने केवल आपको हॉब्स के विचार दिए हुए, लॉक और रूसो के नहीं दिए हुए हैं। तो ये लॉक और रूसो के जो विचार हैं ये हम आगे आपको बता देंगे। तो आइए अभी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य जो होता है ईश्वरीय संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के द्वारा हुआ है। ठीक है, इसमें राज्य की उत्पत्ति क्या बोला गया? ईश्वरीय संस्था ना होकर के एक मानवीय संस्था है, और इसमें राज्य का निर्माण किस तरह से हुआ है? व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के द्वारा हुआ है। यहाँ पे हम केवल आपको हॉब्स का सामाजिक समझौता समझा रहे हैं, उसके बाद लॉक और रूसो का बना के टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो 1651 ईस्वी में इन्होंने हॉब्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी लेवियाथन। इसमें राजाओं की निरंकुशता को उचित ठहराते हुए इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बताया था। इन्होंने कई तरह की अवस्थाएं, जिसमें पहली अवस्था प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव, जिसमें इन्होंने बताया था कि जब उत्पत्ति हुई तो उससे पूर्व जो मनुष्य था, मनुष्य का स्वभाव जो था वो झगड़ालू, स्वार्थी और संघर्षप्रिय, असामाजिक था। और प्रकृति कैसी थी? वो जंगली अवस्था की थी। तो क्या होता था? सभी एक दूसरे के साथ संघर्ष रहते थे। जीवन एकांकी, दीन, अपवित्र, पार्श्विक और क्षणिक होता था। उसके बाद क्या हुआ? दूसरी जब स्टेज आई तो सामाजिक समझौते की अवस्था आई। इसमें क्या हुआ? निरंतर संघर्ष से उबका मनुष्य क्या किया? आपस में समझौता कर उस दशा के साथ अंत कर दिया जिस दशा में वो रहता था, जंगली दशा, और स्वभाव से वो बड़ा संघर्षशील और झगड़ालू था। तो इन सब चीज़ों से वो जब उबा तो उसने आपस में समझौता कर दिया। और समझौते में दो बात ध्यान देने योग्य। पहला, राजा स्वयं समझौता करने वालों में नहीं है, अतः स्वयं पूर्ति से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, जब समझौता हुआ तो राजा अपने आप को समझौते से अलग रखा। दूसरा, समझौता करने वाले व्यक्तियों ने अपना सारा अधिकार को समझौते के बाद राजा को सौंप दिए। वे विरोध नहीं कर सकते थे। जो भी अधिकार उन्होंने, जो भी समझौते किए, वो सब अधिकार राजा को सौंप दिए और वे उसका विरोध नहीं कर सकते थे। तो ये दो समझौते में बातें ध्यान देने योग्य थी। नंबर 3, अगर स्टेज की बात करें, नवीन राज्य का स्वरूप। तो हॉब्स ने समझौते द्वारा एक ऐसे निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जिसका शासन संपूर्ण शक्ति संपन्न था, जिसका प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था और प्रजा का विद्रोह करने का अधिकार नहीं था। तो इसमें 3 स्टेज हैं। पहली अवस्था में मनुष्य क्या किया? संघर्ष करा। उसके बाद उसने समझौता किया, लेकिन ये सारी शक्ति किसे? राजा को सौंप दी। जिससे क्या हुआ? तीसरी स्टेज क्या हुआ? एक राज्य का उदय हुआ, एक निरंकुश राज्य का, जिसमें प्रजा का कोई ऐसा कर्तव्य, राजा का कोई
कोई भी प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं जिससे वो विद्रोह का अधिकार मिले। प्रजा के प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं होता था और प्रजा को विद्रोह का बिल्कुल अधिकार नहीं करता था, एकदम निरंकुश शासक था। ये सामाजिक समझौते में राज्य की उत्पत्ति में इसमें हॉब्स लॉक्स ने बताया एकदम निरंकुश राज्य की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जाति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए परंपरागत सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवसायिक सिद्धांत, ऑप्शन सी उद्विकासीय सिद्धांत या ऑप्शन डी उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। आई होप सो इसका आंसर सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। ये जाति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। परंपरागत सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत और उद्विकासीय सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित है। तो अगर परंपरागत सिद्धांत की बात किया जाए तो इसके प्रतिपादक कौन थे? माजूमदार। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? माजूमदार थे। और इसमें जो जाति की उत्पत्ति किससे बताई है? परंपरागत सिद्धांत में जाति की उत्पत्ति ब्रह्मा की शरीर से। ठीक है, ब्रह्मा के शरीर से जाति की उत्पत्ति हुई है, इस परंपरागत सिद्धांत में कहा गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये बात कहा। वहीं अगर व्यावसायिक सिद्धांत की बात किया जाए तो व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? नेसफील्ड है। ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नेसफील्ड है। इन्होंने क्या नेसफील्ड ने कहा है कि व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, ऐसा इन्होंने नेसफील्ड ने कहा था। वहीं अगर उद्विकासीय सिद्धांत की बात किया जाए तो उद्विकासीय सिद्धांत को किसने दिया? एबर्टसन ने दिया था। ठीक है, उद्विकासीय सिद्धांत को किसने दिया? एबर्टसन ने दिया। और इन्होंने जाति की उत्पत्ति को क्या बताया है? आर्थिक समूह से हुई है। इन्होंने जाति की उत्पत्ति को उद्विकासीय सिद्धांत को क्या कहा है? आर्थिक समूह। उद्विकासीय सिद्धांत को एक और सिद्धांत बोला जाता है गिल्ड सिद्धांत। ठीक है, गिल्ड सिद्धांत भी कहा जाता है उद्विकासीय सिद्धांत को। और ये एबर्टसन ने दिया है और इसकी उत्पत्ति आर्थिक समूहों से हुई है, ऐसा कहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। E.M. रॉजर्स ने ग्रामीण समुदाय में सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट करने के लिए कितने चरणों में विभक्त किया है? ठीक है, ग्रामीण समुदाय में जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो कितने चरणों में विभक्त होते हैं, ये E.M. रॉजर्स ने कितने चरणों में बताया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। E.M. रॉजर्स ने ग्रामीण समुदाय में जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए उसके 3 चरण बताए हैं। पहला चरण बताया है आविष्कार, दूसरा बताया है प्रसार और तीसरा बताया है परिणाम। ठीक है, ये 3 चरण बताए हैं, एक आविष्कार, दूसरा प्रसार, तीसरा परिणाम। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निकाह, ऑप्शन बी मुता, ऑप्शन सी फाशिद या ऑप्शन डी बातिल। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी मुता। मुता जो विवाह होता है वो किस प्रकार का होता है? अस्थायी होता है। और निकाह जो होता है ये क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, तो आइए इसको एक ब्रीफ तरीके से पढ़ लेते हैं, इस चीज़ों को समझ लेते हैं कि निकाह, मुता, फाशिद या बातिल क्या होता है। तो देखिए, मुस्लिम विवाह के प्रकारों की बात की गई है तो मुख्यतः मुस्लिम विवाह के 2 प्रकार होते हैं, एक निकाह होता है और एक मुता होता है। निकाह क्या होता है? एक स्थायी विवाह होता है। निकाह साधारणतः 2 वकीलों द्वारा लड़की और लड़के की इच्छा जानने और रजिस्टर कर सबके हस्ताक्षर लेने के पश्चात काजी द्वारा अरबी में पढ़ा जाता है। ठीक है, और मुता की बात किया जाए तो मुता जो होता है एक अस्थायी विवाह होता है। मुस्लिम स्त्री के लिए मुस्लिम के से अन्य के साथ मुता की अनुमति नहीं, मतलब मुस्लिम स्त्री जो होती है वो अन्य किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती है। सिया मुसलमानों में ऐसे विवाह का रिवाज है, किंतु सुन्नी केवल निकाह में ही विश्वास रखते हैं। सिया मुता विवाह अधिक कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो सुन्नी लोग हैं वो निकाह में ही विश्वास करते हैं। यह एक निश्चित अवधि जैसे 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 1 साल के लिए, इससे अधिक समय के लिए होता है। मुता विवाह जो होगा
एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक सप्ताह, एक साल या इससे अधिक समय के लिए भी हो सकता है। मुता में क्या होता है, मेहर की आवश्यकता होती है, मतलब मेहर तो दिया जाता है और इससे जो उत्पन्न संतानें हैं उन्हें भी क्या किया जाता है, वैध माना जाता है मुता में। लेकिन मुता विवाह कैसा होता है, अस्थायी विवाह होता है। वहीं अगर बात किया जाए वातिल या फाशिद विवाह की, तो यहाँ पे जैसे सुन्नी शाखा में विवाह के प्रकारों में ये वातिल और फाशिद विवाह आता है, जिसमें नंबर 1 है शून्य विवाह। शून्य विवाह को अवैध या बातिल विवाह भी कहते हैं। ठीक है, बातिल बोलिए या बातिल बोलिए, अवैध बोलेंगे या शून्य विवाह, इसको 3 विवाह बोला जा सकता है। 3 तरीके से इनके नाम है। ठीक है, ऐसे विवाह जो निषिद्ध आसक्तियों के भीतर किया गया हो उसे बातिल विवाह कहते हैं। निश्चित आसक्तियों से अभिप्राय ऐसी स्त्रियों से है जिसके साथ किसी पुरुष द्वारा विवाह नहीं किया जा सकता। इसमें से 3 संबंध आते हैं, एक तो रक्त संबंध, दूसरा विवाह संबंध और तीसरा धात्रेय संबंध। इन्हें स्थायी प्रतिषेध भी कहा जाता है। मतलब निश्चित आसक्त मतलब ऐसी स्त्री है जिनके साथ पुरुष विवाह नहीं कर सकते। एक तो रक्त संबंधी स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते, दूसरा विवाह संबंधी स्त्रियों से, और तीसरा धात्रीय संबंधी स्त्रियों से व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उस विवाह को क्या कहा जाएगा, बातिल विवाह कहा जाएगा। वहीं दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा जो है फाशिद विवाह को, इसे अमान्य विवाह भी बोला जाता है। फाशिद विवाह के तत्व क्या होंगे, गवाहों की अगर अनुपस्थिति में विवाह किया गया है तो वो फाशिद विवाह होगा। ठीक है, 5वीं पत्नी के साथ किया गया, मतलब मुस्लिम में 4 विवाह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5वीं पत्नी के साथ विवाह करते हैं तो वो क्या होगा, वो फाशिद होगा। एक ही समय में एक से अधिक पति के साथ किया गया विवाह भी फाशिद कहलाएगा। इद्दत की अवधि के दौरान किया गया विवाह भी फाशिद होगा। किसी अन्य धर्म की स्त्री के साथ किया गया विवाह भी आपका फाशिद कहलाएगा। अवैध संभोग वाला विवाह, गर्भवती स्त्री से विवाह, हज यात्रा के दौरान किया गया विवाह या तलाक के पश्चात किया गया पुनर्विवाह, ये सभी क्या कहलाएगा, फाशिद विवाह के अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? ऑप्शन ए शास्त्रीय सिद्धांत, ऑप्शन बी समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रारूपवादी सिद्धांत या ऑप्शन डी समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत जो होता है ये सुखवाद पे आधारित होता है। ठीक है, तो आइए अपराध के सिद्धांतों को समझते हैं। तो जैसे कि अपराध के प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो पहला है शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा है भौगोलिक सिद्धांत, तीसरा है समाजवादी सिद्धांत, चौथा है प्रारूपवादी सिद्धांत, पांचवा है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, छठा है मैक्रो समाजशास्त्री, फिर माइक्रो समाजशास्त्री, फिर बहुकारक सिद्धांत। ये 8 पूरा अपराध के प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, जिसमें से हम आपको शास्त्रीय संप्रदाय के बारे में या शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में समझा दे रहे हैं। उसके अलावा बाकी मैं PDF दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरे अगर हम 8 आपको अपराध के प्रमुख सिद्धांतों को समझाएंगे, 8 सिद्धांतों को समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसका PDF सेंड कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम शास्त्रीय संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं उसे हम समझा देते हैं। तो जैसे कि शास्त्रीय संप्रदाय या शास्त्रीय सिद्धांत बोल लीजिए। तो शास्त्रीय संप्रदाय का विकास 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। इसके प्रतिपादक कौन है, तो बेंथम और बेकेरिया प्रमुख माने जाते हैं। इस सिद्धांत का आधार क्या होता है, सुखवादी मनोवाद, जिसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सुख और दुख में परिचालित और नियंत्रित होता है। जिन कार्यों में दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलने की आशा होती है वे कार्य व्यक्ति स्वेच्छा से स्वतः करता है। इसकी विपरीत की स्थिति में उस काम को नहीं करता है। मतलब शास्त्रीय जो सिद्धांत है अपराध का, इसमें बात किया गया है, पहले तो इसको प्रतिपादित किया है बेंथम और बेकेरिया ने, और दूसरा इसमें ये बात कही गई है कि व्यक्ति को जिस कार्य को करने में सुख मिलेगा व्यक्ति क्या करेगा, उस कार्य को करेगा, और जिसमें दुख मिलेगा उस कार्य को स्वतः ही नहीं करेगा। ये शास्त्रीय संप्रदाय अपराध का कहता है। ठीक है, बाकी आगे जो है देखिए कई भौगोलिक संप्रदाय भी है, समाजवादी भी है, प्रारूपवादी सिद्धांत भी है। ठीक है, और आपका समाजशास्त्रीय संप्रदाय भी है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है। ऑप्शन ए उत्तेजक मादक पदार्थ, ऑप्शन बी निश्चेतक मादक पदार्थ, ऑप्शन सी अवसाद मादक पदार्थ या ऑप्शन डी भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। तो LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है, तो ये है भ्रांतिजनक मादक पदार्थ है। आइए अब उत्तेजक मादक पदार्थ, निश्चेतक, अवसाद या भ्रांतिजनक को समझते हैं। तो इसमें जैसे कि उत्तेजक मादक पदार्थ का सेवन निद्रा और उदासी को दूर करते हुए व्यक्ति को चुस्त, सक्रिय, फुर्तीला बनाता है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई मादक पदार्थ यूज़ करता है तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति चुस्त, सक्रिय और फुर्तीला रहेगा। डॉक्टर इसमें से क्या होता है एम्फेटामाइन
को मध्य डोज के थकान को नियंत्रित करते हैं और कैफीन या कोकीन में भी उत्तेजक पदार्थ होता है। मतलब जितने भी इसमें ड्रग्स लिए जाएंगे, मादक पदार्थ लिए जाएंगे, वो उत्तेजक आपको देंगे, उत्तेजना देंगे कि आप बहुत ही चुस्त दुरुस्त हो जाए, चाहे जितने थके हुए होंगे फिर भी आप कार्य को करने लगेंगे। वहीं अगर निश्चेतक की बात की जाए मादक पदार्थ की, तो इन दवाओं के द्वारा शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द का अनुभव ना हो, तो जैसे एनेस्थीसिया बोलते हैं, तो जब आपको बेहोशी का दिया जाता है तो वो निश्चेतक, मतलब इससे आपको सुस्त कर दिया जाता है कि जिससे आपको दर्द का अनुभव ना हो। और उसके अलावा अवसाद मादक पदार्थ, जिसे शामक या अवसाद पदार्थ, ये केंद्रीय नाड़ी को अशक्त करते हैं, नींद उत्पन्न, जिसको नींद की कम आती है या नींद देना होता है तो उसे अवसाद मादक पदार्थ दिया जाता है। इसमें ट्रैंक्विलाइजर जो कि शांति प्रदान करने वाला द्रव्य है, बॉर्टिट्यूरेट आता है। वही भ्रांतिजनक, जिसमें LSD आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है कहा गया था। ऑप्शन ए के डेविस द्वारा, ऑप्शन बी पार्क एवं बर्जेस द्वारा, ऑप्शन सी पी गिट्स द्वारा, या ऑप्शन डी एल्वर्थ द्वारा। आई होप सो ये इसका आंसर आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एल्वर्थ द्वारा नगरवाद जीवन की पद्धति कहा गया था। इसकी मैंने आपको व्याख्या नहीं दिया है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। कई बार हमने आपको बहुत अच्छा समझाने के लिए सभी का व्याख्या दिया, लेकिन बहुत सारे कुछ स्टूडेंट को ये लगा कि 10 क्वेश्चंस के लिए हम आधे से 1 घंटा क्यों दें, कम समय में पढ़ें। तो इसलिए हमने कुछ जो हमें इम्पॉर्टेंट लगी हैं व्याख्या देना वो हमने दे दिया है, बाकी इन सब चीज़ों को नहीं दिया है। और जो चीज़ हमें यूज़फुल लगेगा आपके लिए कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, वो हम आपको उसकी व्याख्या भी देंगे और अच्छे से उसको समझा भी देंगे। ठीक है, तो इसका हमको देने की नहीं लिखा था कि इसमें से कुछ पूछा जाएगा, इसीलिए आपको इसकी व्याख्या नहीं दी है। ठीक है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति ये किसने कहा, बस इतना से याद करिए। तो एल्वर्थ द्वारा ये कहा गया है। आइए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न 10 है जिसमें पूछा गया है द नुअर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए GS घुरिये, ऑप्शन बी KM कपाड़िया, ऑप्शन सी इवांस प्रिस्ट, या ऑप्शन डी C राइट मिल्स। तो द नुअर पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी इवांस प्रिस्ट। ये द नुअर पुस्तक के लेखक हैं, इसे याद रखिएगा। आइए इवांस प्रिस्ट की अन्य पुस्तक के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द अजेंडे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक। दूसरी दिया है नुअर रिलीजन, नुअर जहाँ दिया होगा वो इवान प्रिस्ट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन, एसे इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी करके इनकी 2 बुक हैं। देखिए, एसे इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसकी, इवान प्रिस्ट की है। मैन एंड वोमेन अमंग इन एजेंडा किसकी है, ये भी इवान प्रिस्ट की है। और न्यूर करके अगर 2-3 इनकी बुक है तो न्यूर जहाँ भी लगा होगा वो इवान प्रिस्ट की ही बुक होंगी। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसी तरह अपना सहयोग बना के रखें और हमारे फेसबुक पेज तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, MCQ मिलते रहते हैं, तो वो आप सभी आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय चैनल।